जय हिंद। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप। आज हम फिजिकल एजुकेशन में क्लास 11th के लिए यूनिट 10 हमारी कंटिन्यू है। द नेम ऑफ द यूनिट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम आज बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखिए लर्निंग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, लर्निंग की डेफिनेशन जानी, लर्निंग क्या है, सब कुछ पढ़ा। लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका इतना सा मतलब है कि कोई चीज़ हमने एक परिप्रेक्ष्य में सीखी या वन सिचुएशन में सीखी, अब वो दूसरी सिचुएशन में उसका कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हेल्पफुल हो रही है या नेगेटिविटी मतलब उससे हमें आ रही है हमें, या उसका कोई रोल ही नहीं, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स अक्वायर्ड वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिर लर्निंग में क्या होता है, हम नॉलेज लेते हैं या कोई हैबिट या कोई ट्रेनिंग दी जाती है हमें, है ना। जैसे हम फिजिकल वाले हैं तो ज़्यादातर जैसे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे हम भाई स्विमिंग में कोई टेक्निक सीख रहे हो, क्रोल स्ट्रोक सीख रहे हो या बैक स्ट्रोक सीख रहे हो, तो वहाँ पे लर्निंग एक तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है हमें अपनी हैबिट। बेसिकली वहाँ पे वो जो चीज़ लर्न हो रही है वो हम स्विमिंग सीख रहे हैं, है ना। या कोई स्टूडेंट्स है तो भाई उसको कोई एक नई ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जा रही है ना, तो वो भी एक लर्निंग में आ गया। सो लर्निंग मीन्स नॉलेज, ट्रेनिंग, हैबिट्स acquired in one situation to another situation, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दो टाइप का होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर और नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, अब पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफर इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव्स लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अनदर कंटेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि भाई पॉजिटिव ट्रांसफर की जो लर्निंग होगी वो ये होगी कि कोई एक चीज़ हमने सीखी, एक कॉन्टेक्स्ट, एक परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ हमने सीखी, और जब दूसरी चीज़ हम सीख रहे हैं तो वहाँ पे वो पहली सीखी हुई चीज़ हमें अगर हेल्प कर रही है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कैसे भाई, जैसे बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा, अब बड़े हो गए, जब हमारी 18 ईयर्स एज हो गई, जब हम सोच रहे हैं कि हम अब लाइसेंस ले सकते हैं 2 व्हीलर का, तब हमने बाइक या स्कूटी चलाना सीखा, तो वहाँ पे साइकिल चलाना से हमें काफ़ी हेल्प मिल गई, इजी हो गया बाइक चलाना या स्कूटी चलाना। तो वहाँ पे जो लर्निंग होगी दैट सेड टू बी द पॉजिटिव लर्निंग, बिकॉज साइकिल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं मोटरसाइकिल या स्कूटी वाले कंपोनेंट्स में बेसिकली सेम कंपोनेंट्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो हेल्प कर रहा है, हाउ टू होल्ड द हैंडल वो हेल्प कर रहा है, बॉडी को कैसे टाइट नहीं करना, रिलैक्स करना है, वो चीज़ वहाँ पे होल्ड कर रही है। तो बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो साइकिल चलाने का अगर हमने सीखा है तो स्कूटी चलाने या बाइक चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। तो वहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का। ठीक है, बहुत क्विकली, बहुत ईजी टॉपिक है, बट इसी में कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लर्निंग होगी पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। अब एक होती है नेगेटिव ट्रांसफर। अब इसी की लैंग्वेज को देख लेते हैं भाई। इट अकर्स, देख लिया, इट अकर्स व्हेन अ प्रीवियस लर्निंग और एक्सपीरियंसेस ट्रांसफर्स विद लर्निंग और परफॉर्मेंस इन ए न्यू कॉन्टेक्स्ट, है ना। इंटरफियर हो रहा है यहाँ पे क्या है, पुरानी जो लर्निंग है वो हमें नए एस्पेक्ट्स में, नई सिचुएशन में इंटरफियर कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है, इंटरफियर कर रही है, मतलब नेगेटिविटी बन रही है ना, कोई हेल्प नहीं कर रही है। तो उस लर्निंग को हम कहेंगे भाई नेगेटिव लर्निंग। अब इसमें भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भाई कोई लेफ्ट हैंड से, किसी ने बचपन में 1-2 साल लेफ्ट हैंड से खाना खाया है, ठीक है, कुछ सालों तक लेफ्ट हैंड से खाना खाया है, अब बाद में उसको राइट हैंड से खाना खाने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे एक तरह का जो लेफ्ट हैंड से खाया है दैट बिकम्स ऑब्स्टिकल, वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, वो हेल्प नहीं करेगा, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन
टू यूज़ द राइट हैंड, वो वहाँ पे बल्कि उल्टा हो जाएगा। वो उसका आदत बन गया है, वो आदत मतलब छुड़ाने के लिए काफ़ी बोलते हैं ना दम लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो लर्निंग होगी नेगेटिव लर्निंग हो गई, है ना, ठीक है कि नहीं। तो और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेरी इजी। अब एक्चुअली हमारी बुक में ये दो ही दी हुई है, पॉजिटिव लर्निंग और नेगेटिव लर्निंग, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर और नेगेटिव ट्रांसफर। बट एक और होता है जीरो ट्रांसफर, यू कैन रिमेंबर, एक होता है जीरो ट्रांसफर, इट्स नॉट गिवन इन आवर बुक। तो जीरो ट्रांसफर में क्या होता है कि जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है, जो पुराना ज्ञान है, पुरानी नॉलेज है, जो वन सिचुएशन या वन कॉन्टेक्स्ट में, वो दूसरे सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट या परिस्थिति में वो ना बेसिकली हेल्प कर रही है, ना उसके अगेंस्ट जा रही है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है ना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भाई जैसे हम मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हैं, हम मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में वी आर गुड, कि मैथ में हम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमें कोई किचन में जाके बोल दे कुकिंग करने का काम दे दे, तो वो जो है हमारी मैथमेटिक्स वाली नॉलेज यहाँ किचन में बिल्कुल काम नहीं आ रही, ना वो पॉजिटिविटी में काम आ रही, ना वो नेगेटिविटी में काम आ रही। तो वो होगी जीरो लर्निंग। मतलब जो बेसिकली प्रीवियस जो लर्निंग है वन कॉन्टेक्स्ट या वन सिचुएशन की, वो दूसरी सिचुएशन में उसका कोई यूज ही नहीं है, ना प्लस में है ना माइनस में, उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर। इट्स नॉट गिवन इन आवर बुक बट आई एम जस्ट एडिंग, सो इफ इट कम्स इन एग्जाम यू प्लीज राइट 3 एंड रिमेंबर 3। सो पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर, बहुत ईजी है बट अपनी बुक में थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के दिया है। सो एक बार फिर से रिपीट कर ले, लर्निंग तो आपको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस नॉलेज। लर्निंग में क्या करते हैं, कोई नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग, हैबिट्स, acquired in one situation। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, one situation to another situation, that is called the transfer of learning। भाई एक परिप्रेक्ष्य से दूसरे परिप्रेक्ष्य में हमारा जो ज्ञान या हमारी नॉलेज या ट्रेनिंग या आदत जो ट्रांसफर हो रही है उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 तरह की होती है, मैंने बताया। पहली आप बताएं पॉजिटिव लर्निंग, दूसरी नेगेटिव लर्निंग और तीसरी जीरो ट्रांसफर लर्निंग। सो पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर में ये होगा, ट्रांसफर इज सेड टू बी पॉजिटिव कब, व्हेन लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव्स लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट में सीखी हुई चीज जब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करती है तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफर ये हो जाएगा, एक कॉन्टेक्स्ट में सीखी हुई चीज जब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे सिचुएशन में हेल्प नहीं करती, इंटरफियर बनती है, बाधा बनती है, तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और इट्स नॉट गिवन इन आवर बुक, एक है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बट जब एक कॉन्टेक्स्ट में सीखी हुई चीज, हैबिट, ज्ञान, नॉलेज दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ना हेल्प करती है, ना अगेंस्ट जाती है, ना बाधा बनती, तो वहां कहा जाएगा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेट्यू इन लर्निंग। प्लेट्यू इन लर्निंग, देखिए प्लेट्यू इन लर्निंग का मतलब है कि कोई पर्सन जब किसी चीज को लर्न कर रहा है बट आफ्टर सम टाइम्स लर्निंग स्टॉप्स, टेम्पररी स्टॉप हो जाती है, मतलब उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन वी कैन राइट इन दिस वे, प्लेट्यू इज टेम्पररी डिक्लाइन in performance, okay, so plateau is temporary decline in performance. Plateau occurs when forward progress seems to have stopped, मतलब कि जो आगे होने वाली प्रोग्रेस है अगर वो रुक जाती है तो उसको भी हम प्लेट्यू कह सकते हैं। समझ गए, बहुत सिंपल है। प्लेट्यू इन लर्निंग मतलब ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है, देखिए आप, ये टाइम पीरियड है इसके एक्स एक्सेस पे, यहाँ पे मैंने सक्सेस लिया है। अब देखिए यहाँ से लर्निंग शुरू हुआ तो पहले ये देखिए कर्व इट्स गोइंग दिस वे, दैट मींस यहाँ पे स्लो लर्निंग हो रही है, एंड आफ्टर दैट इट्स गोइंग अपवर्ड्स लाइक देन इट्स दैट मींस फास्ट लर्निंग, एंड देन हियर इट कम्स लाइक प्लेट्यू लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो स्टॉप हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, बेसिकली यहाँ पे स्टॉप हो गई, इसी को कहते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग, मतलब लर्निंग रुक जाना,
टेम्पररी या हम कह सकते हैं ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट द काजेज ऑफ प्लेटू। ये जो प्लेटू इन लर्निंग जो बना है इसके क्या क्या कॉज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बोर्डम। देखिए ऑल द टाइम ऐसा किसी एक्टिविटी को हम रेगुलर कर रहे हैं, रोज़ रोज़ कर रहे हैं, तो उससे एक बोर्डम क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में, प्लेयर में, एथलीट्स में। सो वो भी एक प्लेटू का एक कॉज है, ठीक है। दूसरा है लेस इंटरेस्ट, वही है ये भी, इट्स रिलेटेड टू बोर्डम आल्सो कि व्हेन वी आर लाइक रिपीटिंग सेम एक्टिविटी एवरी डे, सेम रूटीन है, सब कुछ सेम है, तो थोड़ा सा बोर्डम के साथ साथ इंटरेस्ट कम हो जाता है उस एक्टिविटी में। और बट बिकॉज इस इंटरेस्ट कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट भी क्रिएट करना पड़ता है। अगर सेल्फ इंटरेस्ट कम हो जाता है या जो कोच हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो भी कॉज बनता है प्लेटू इन लर्निंग का। रॉन्ग कोचिंग। देखिए रॉन्ग कोचिंग का मतलब ये है कि कोई कोच किसी एथलीट को ट्रेनिंग दे रहा है, सो उसकी कोचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, जो प्लेयर है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा पूरा, या स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने वाले में कम्प्लीटली गेन नहीं हो पा रहा, आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो उसमें इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा इंडिविजुअल प्लेयर का, और बोर्डम के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, और फिर लर्निंग कर्व यहाँ पे आएगा। लेक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज एवरीवेयर कि भाई टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए किसी को भी। स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स मोटिवेट करें, प्लेयर है तो उसके कोच, जो मैनेजमेंट कमेटी है। देखिए मोटिवेशन के देयर आर लॉट ऑफ वेज कि हाउ टू मोटिवेट देम बाय गिविंग रिवार्ड, और लॉट ऑफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द मोटिवेशन चैप्टर की। सो हम घर में भी अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, वट एवर द वेज वी आर यूजिंग, कुछ ना कुछ मेथड अपने ऑन तरीके अपना के भाई if you get good marks I'll give you this thing, if you get this thing I'll give you one new dress, something like that। तो मोटिवेशन वहाँ पे भी रोल प्ले करता है कि अगर मोटिवेशन की कमी रह जाती है तो ये प्लेटू इन लर्निंग बन जाता है, ये भी एक काज है। ओवर स्ट्रेस और टेंशन। यस ऑफ कोर्स कई बार टू मच कंपटीशन हो जाता है, नेक टू नेक कंपटीशन हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि बिल्कुल सामने वाली टीम या 4 टीमें और पार्टिसिपेट कर रही हैं कि भाई नहीं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, हमारे बराबर रिजल्ट रहा, तो कंपटीशन इतना टफ हो जाता है कि फिर वो समटाइम्स जो इंडिविजुअल है, जो प्लेयर है, वो थोड़ा सा बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम टेंशन और ओवर स्ट्रेस वो कहीं ना कहीं उसका लर्निंग डिक्लाइन होने लगता है या लर्निंग स्टॉप होने लगता है, तो ये भी एक कॉज बनता है। डर्टी इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एवरीवेयर। हम स्टूडेंट्स लाइफ में भी अगर हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ इन्वायरमेंट ठीक नहीं, क्लासरूम का इन्वायरमेंट ठीक नहीं। इन्वायरमेंट में इट कंसिस्ट मैनी थिंग्स कि भाई पहली बात तो सिटिंग अरेंजमेंट इज ओके और नॉट, इट्स टू क्राउडी, या वेंटिलेशन है कि नहीं, दैट ऑल्सो कम्स इन द इन्वायरमेंट। जो हमारे साथ वाले क्लासेस में हैं पूरे स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर लेवल, हाउ दे बिहेव, दीज ऑल थिंग्स कम इन द इन्वायरमेंट। सराउंडिंग कैसा है, ऐसा तो नहीं कि आजू बाजू से शोर शराबा या लाउड स्पीकर्स एंड ऑल दैट म्यूजिक, इन सब की आवाज़ें आती रहती हैं। सेम वे इन्वायरमेंट्स इज एवरीवेयर। प्लेस में भी जो ग्राउंड है उसकी कंडीशन क्या है, इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है, सराउंडिंग कैसा है, कोच कैसे है, दीज ऑल थिंग्स कम इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट डर्टी है तो डेफिनेटली मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो प्लेटू आ जाएगा लर्निंग में, मतलब लर्निंग में ठहराव आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। लेक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस का भी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने आप लर्निंग बंद हो जाएगी, लर्निंग खत्म हो, मतलब ठीक है। कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, वी कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, तभी तो हम आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो जहाँ हमने प्रैक्टिस बंद की हमारी लर्निंग बंद हो जाएगी। भाई ठीक है हम जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे जब तक हम जिम करेंगे ठीक है, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा और हमको लगेगा कि नहीं मैं एवरी डे आई एम गेटिंग much stronger, more stronger and stronger, but the day we will stop the training, ठीक है, हमारी वहाँ पे जो लर्निंग है, हमारा जो बिल्डिंग है बॉडी का, that will stop और it will start decline। सेम वे इज एवरीवेयर। भी प्लेयर प्रैक्टिस करेगा तो उसका बढ़ता जाएगा लर्निंग, बट अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जस्ट एंजॉइंग स्लीपिंग, तो थोड़ी लर्निंग होगा। तो वही है कि वहाँ पे भी लर्निंग में प्लेटू आ जाएगा। सो दीज आर द बेसिक कॉजेज वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ प्लेटू। वेरी सिंपल है कि जो लर्निंग में, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ कि
प्लेटू इन लर्निंग का मतलब होता है कि जो लर्निंग में एक टेम्पररी डिक्लाइन आ गया है, एक कांस्टेंट लर्निंग हो गई, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसी को बोलते हैं प्लेटू इन लर्निंग. सो व्हाट आर द कॉज? दीज आर द बेसिक कॉज वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ प्लेटू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरकमिंग प्लेटू. भाई अभी हमने कॉज देखे, सबसे पहले हमने लर्निंग कर्व देखा, फिर उसके कॉजेज देखे, कारण देखे. अब हम देखते हैं कि ये जो है ओवरकमिंग प्लेटू, कि ये जो प्लेटू बना है, डिक्लाइन हुई है परफॉर्मेंस, इसके ओवरकमिंग कैसा हुआ जाए, मतलब इसको काबू कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए. तो सिंपल है, जो बेसिकली जो कॉज थे, अगर हम कॉजेज को ही दूर करें तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन. डेवलप इंटरेस्ट, हमने देखा था कि कॉज में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो लर्निंग कर्व की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप करें इंडिविजुअल में. सो बहुत से वेज हैं, उन तरीक़ों को प्रैक्टिकली रूप में उनको अपनाएं, और जो भी बेसिकली इंडिविजुअल में जो भी मेथड यूज करके उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करें. ठीक है, तो पहला ये हो गया. दूसरा हो गया एक्सेप्ट चैलेंज टू इम्प्रूव, है ना. कई बार कोई किसी इंडिविजुअल को या कोई हमको चैलेंज देता है, तो कई बार हम उस चैलेंज को वी जस्ट गिव अप, नहीं भाई मुझसे नहीं होगा. बट समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है भाई, तुम्हें चैलेंज दिया है ना, या मनी मैन में कर लेते हैं कि ओके ही हैज़ गिवन मी चैलेंज, आई विल डू इट. वन डे आई विल शो हिम कि दैट आई एम नॉट पुअर या आई एम नॉट वीक, आई विल गिव माई रिजल्ट. कुछ लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन दे शो द रिजल्ट. मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसकी एक कंप्लीटली स्ट्रेटजी बना के तैयारी करते हैं और डबल मेहनत करते हैं. तो मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करें तो भी शायद ओवरकमिंग हो सकते हैं लर्निंग में. ये भी बताया गया है. गुड कोचिंग, जैसा मैंने बोला था कि अगर कोचिंग ठीक नहीं है तो जो इंडिविजुअल है उसको ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो लर्निंग में जो बेसिकली प्लेटू आ जाएगा. सो अगर अच्छी कोचिंग हो, गुड कोचिंग हो, तो डेफिनेटली लर्निंग में डेवलपमेंट होता रहेगा, इंडिविजुअल सीखता रहेगा और बोर्डम भी नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा. तो ये भी जरूरी है. नेक्स्ट, फोकस ऑन करेक्ट टेक्निक. देखिए डेफिनेटली ये सब कोचिंग में ही आता है. उसी में एक पॉइंट, 1 से 4 पॉइंट बना रखे हैं कि टेक्निक, जो करेक्ट टेक्निक है वो बहुत बड़ा रोल पैदा करती है. कुछ भी, जैसे हम किसी बॉल को होल्ड करने का, एक भाई बॉल को कैसे बास्केट के टाइम कैसे होल्ड करके कैसे फेंकें, तो वहाँ अगर हमारा होल्डिंग ठीक नहीं है या ड्रिबलिंग ठीक नहीं है, या बॉल को कैरी करते हैं जो बास्केटबॉल में, अगर हमारा वो ठीक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फिर बाद में क्रिएट करता है, वही लर्निंग कर्व में बेसिकली बन जाता है. सो करेक्ट टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है. इसलिए जो कोच लोग हैं उनका काम ही होता है कि वो करेक्ट टेक्निक सिखाते हैं कि भाई जब आप स्मैश करें तो किस तरह आप जंप लें, कैसे आपके फिंगरिंग और हैंड्स का क्या एंगल रहेगा, है ना. या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैटिंग में कौन से शॉट के लिए आपका क्या एंगल बेस्ट है, जो आपकी लेग्स हैं वो कितना ओपन होनी चाहिए. तो ये सब करेक्ट टेक्निक में आता है. जिम में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई हाउ टू होल्ड द बार को कैसे पकड़ें. दिस ऑल कम्स इन द टेक्निक्स. तो टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है. मोटिवेशन ऑफ कोर्स है, बहुत यूज टू वर्ड हो गया है कि मोटिवेट का ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है लाइफ में, बहुत बड़ा. मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मोटिवेशन का. हाँ, क्योंकि मोटिवेशन टू बी गिविंग लाइक फ्रीक्वेंटली, अगर हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें. पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें, स्टूडेंट्स को भी होता है सेल्फ मोटिवेशन, जो हमने डिस्कस किया था. तो भाई सेल्फ मोटिवेशन इज़ योर पार्ट, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड, फ्रॉम योर हार्ट, इनसाइड फ्रॉम योर सोल. तो यू हैव टू वेक अप, you have to ignite your self motivation, that is your part. But जो external motivation है, that to be given frequently by the coach, by the parents, by the teachers, उससे भी रिजल्ट मिलते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड, भाई ये भी मोटिवेशन का ही एक पार्ट है, इंटरनल मोटिवेशन का ही एक पार्ट है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. अब किसी भी चीज़ को हम नेगेटिव में वे में ले लेते हैं तो रिजल्ट कहाँ से निकलेगा. लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी. लेकिन हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल नेवर गिव अप, विल कीप गोइंग, हम आगे बढ़ते रहेंगे. तो एटीट्यूड का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. मैं तो बोलता हूँ नेगेटिव एटीट्यूड रखें ना, कभी भी नहीं रखें, है ना. मतलब कभी भी 1 मिनट भी आप नेगेटिव एटीट्यूड लाइफ में ना लाएं. वाई?
वी नो वेरी वेल कि भाई नेगेटिव एटीट्यूड से हमें लाइफ में नुकसान होना है, प्रोग्रेस हमारी रुक जाएगी नेगेटिव एटीट्यूड। तो वाई वी शुड ब्रिंग दोज थॉट्स इन आवर माइंड? लाना ही नहीं है। इट्स प्रूव्ड, हमने देख लिया, पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। तो वाई टू ब्रिंग द नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड? बेटर टू कीप ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स। भाई मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है, सपोज ही इज गेटिंग 80,000 पर मंथ एंड वट एवर द रीजन उसका 80,000 पर मंथ चला गया, नाउ ही इज ओनली गेटिंग 10,000 पर मंथ कहीं दूसरे जॉब में। देयर इज नथिंग बैड इन दैट, ही इज गेटिंग समथिंग रादर टू सिटिंग होम विदाउट अ सिंगल पेनी, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, है ना। सो नेगेटिव थॉट तो लाना ही नहीं है ना। तो मेरी आपसे भी एडवाइस है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड इन योर लाइफ। कीप पॉजिटिव थॉट्स, लाइफ चलेगी, आराम से चलेगी, दौड़ेगी, ठीक है। गुड इन्वायरमेंट, भाई गुड इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तब गुड इन्वायरमेंट कुछ तो हमारे हाथ में होता है। इन्वायरमेंट देखो हम सब क्रिएट करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करते हैं, भगवान तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने आता नहीं है। अगर इन्वायरमेंट खराब करते हैं तो भी हम खराब करते हैं, क्रिएट करते हैं तो भी हम क्रिएट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर हैंड। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा हमारे लिए अच्छा, देखिए ठीक है, आप स्कूल में आते हैं, जो स्कूल का ऑनर है या जो वट एवर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने स्कूल का बिल्डिंग अच्छा बना दिया, क्लास में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक लगा दिया, ठीक है, आपको ये सब बोर्ड एंड ऑल दैट रिसोर्सेज ठीक दे दिए, ये तो हो गया एक तरह का स्कूल का इंटरनल व्हाट वी से इन्वायरमेंट। अब जो सराउंडिंग है, प्लांटेशन है, पोल्यूशन है, अब ये सारा थोड़ी स्कूल के हाथ में है। हम भी जिम्मेदार बने, हम भी एक अच्छे नागरिक बने, तो उसके लिए हमें पढ़ाया जाता है बचपन से कि भाई ग्रो मोर प्लांट, ग्रो मोर ट्री, है ना, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, पोल्यूट ना करें एटमॉस्फेयर को। तो हम सब कंट्रीब्यूट करें एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं कि हम केवल पढ़ेंगे करेगा कोई और, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पे हम बात करें, थोड़ा सा बाहर चले गए टॉपिक से, कि जो प्लेटू है वो बेटर रहेगा, इसमें डिक्लाइन नहीं होगा, प्रोग्रेस रुकेगी नहीं अगर एनवायरनमेंट ठीक होगा। तो ऑफ कोर्स अच्छा एनवायरनमेंट हेल्पफुल होता है, मोटिवेट करता है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है भाई। रेस्ट एंड रिकवरी, रेस्ट एंड रिकवरी का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारा एक बॉडी है, एक मशीन, मतलब एक रोबोट तो है नहीं, कंप्यूटर तो है नहीं जो ऑलवेज चलता रहेगा। इसको रेस्ट भी चाहिए, मसल्स को रिकवरी भी चाहिए। हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तब एक इंडिविजुअल या एक एथलीट को ट्रेनिंग दी जा रही है, खिलाया जा रहा है, वो टायर्ड हो गया, उसको सोने या रेस्ट के लिए इनफ टाइम नहीं दिया जा रहा, तो उसकी मसल्स रिकवर्ड नहीं होंगे। अब रिकवर नहीं होंगी तो उसकी परफॉर्मेंस अगले दिन प्रोग्रेस नहीं होगी, डिक्लाइन ही होगी, ठीक है ना। ये तो आप जब आएंगे क्लास में हम आपको बताएंगे कि रेस्ट और रिकवरी का भी उतना ही रोल है जितना हमारा डाइट और एक्सरसाइज का रोल है। If you are taking diet, enough diet, and if you are doing enough exercise, but if you are not taking enough rest and sleep, तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो रेस्ट और जो रिलैक्सेशन है या नींद, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ तो जो एथलीट हैं, है ना, या स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए रेस्ट एंड रिकवरी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। और है एक और ले लेते हैं, रिड्यूस कंपटीशन। देखिए कई बार टू मच कंपटीशन हो जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं आदमी बोलता है कि है ना बहुत हो गया, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग है, छोड़ देता है वो एक्टिविटी। भाई रोज हो गया, है ना, महीने में 29-30 डेज कंपटीशन ही हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, थक गया, तो वो भी उसको भी रिड्यूस करें, थोड़ा सा उसको इंटरटेनिंग वे में लें, थोड़ा सा ट्रेनिंग को चेंज करें कि भाई ठीक है 5 दिन ये करेंगे, 6th डे हम कुछ इंटरटेनिंग ट्रेनिंग करेंगे। तो थिंग्स टू बी चेंज जस्ट टू लाइक मोटिवेट, जस्ट टू कि भाई इंटरेस्ट बना रहे। सो कंपटीशन को, बहुत ज़्यादा कंपटीशन को रिड्यूस किया जाए। आजकल देखा होगा गवर्नमेंट भी नए नए तरीके ढूंढ रही है कि जो बच्चों पे एक जैसे स्टडी का प्रेशर होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, कि ऐसा देखा गया है कि भाई बच्चे जो छोटे बच्चे हैं तो वो तो रोते ही हैं, भाई स्कूल मत भेजो, कुछ भी करा लो। देखा होगा आपने, उनके एल्डर्स या पेरेंट्स उनको ऐसे ना घसीट के लेके आते हैं स्कूल में। तो कहीं ना कहीं एक फोबिया, एक फियर क्रिएट हो जाता है बच्चों में, बोला नहीं भाई स्कूल नहीं जाऊँगा, है ना। सो तो वही है कि तरीके, थोड़े से तरीकों में बदलाव लाया जाए, उसको थोड़ा सा ये ऐसा कुछ किया जाए कि इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि जो
टू मच कंपटीशन उनको रिड्यूस किया जाए, जिससे लर्निंग कंटिन्यू रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा, मैं इस क्लास को यही ऐड कर रहा हूँ, हमने पढ़ा कि व्हाट इज़, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि लर्निंग क्या है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ी थी, जिसमें हमने पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ा था, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ा था, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ा था। इस क्लास में हमने पढ़ा कि भाई व्हाट इज़ प्लेटिव इन लर्निंग एंड व्हाट आर द causes ऑफ प्लेटिव एंड हाउ टू ओवरकम ऑल these causes. So I hope this topic is clear to you. Please go through the videos, and yes, when you are watching video, please have a pen and copy with you, and it will be much better if you have the physical education book. That's all in this video. See you tomorrow. Have a great day.